नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की नजर रहेगी। सबसे पहले आज नामांकन वापसी की, जहां पर आज आखिरी दिन है, जिसपे शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनावी मैदान में कौन है कौन नहीं रहेगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने बागियों को मनाने में जुट गई है। वहीं चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है। वडोदरा का महासंग्राम में आज की बड़ी ये खबर रहेगी कि नाम वापसी को लेकर रहेगी। चुनाव में उम्मीदवारों के नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। कई उम्मीदवार आज ले सकते हैं अपना नाम वापस। 3 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आज पता चलेगा कौन कौन से प्रत्याशी रहेंगे चुनावी मैदान में और कौन से नहीं रहेंगे। आज सभी की नजरें इसी नामांकन पर रहेगी, वापसी पर। आपको बता दें कि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और इस पर सभी की निगाहें रहेंगी कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। 3 बजे के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं बागियों को मनाने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने बागियों से संपर्क किया। पीसीसी कार्यालय में नेताओं ने बैठक ली। गुलाम नबी आजाद, वासनिक, सचिन पायलट, हरीश चौधरी और सह प्रभारी सचिव भी बैठक में मौजूद रहे। बागी नेताओं को समझाने की कोशिश हुई। सरकार बनने पर राजनीतिक नियुक्तियां देकर सम्मानित करने को कहा है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का यह बयान है। ज्यादातर बागी नेता अपना नामांकन वापस लेंगे। 15 से अधिक बागी कांग्रेस नेता वापस ले सकते हैं नामांकन। तो ये आज की बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर रहेगी। और कांग्रेस अपने बागियों को मनाने में जुट गई है। दावा कर रही कि ज्यादातर जो बागी नेता हैं वो अपना नाम वापस ले लेंगे। को मनाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे हमारे साथ हैं। पांडे साहब, लगातार 2 दिन से आप बागियों को मनाने के लिए मंथन कर रहे हैं। कहां तक बात पहुंची? कितने बागी मानने को तैयार हो गए? पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, मुझे खुशी है कि जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं या जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पार्टी के नीति के प्रति और पार्टी के कैंडिडेट्स के प्रति अपना विश्वास जाहिर किया है और अधिकांश लोग अपने नामांकन को वापस ले रहे हैं। और कल मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 3 ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो निष्ठावान लोग हैं वो पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में विड्रॉ करेंगे। 70 के करीब आपने बागी छांटे हुए हैं। उनमें से कुछ कैटेगरी आपने बनाई होगी, कितने हानिकारक हैं, कितने आपको फायदा पहुंचा रहे हैं? ये देखिए, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये इसमें 1 या 2 नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जहाँ जहाँ पर हमको ऐसा महसूस होता है, हमने निवेदन किया है। और मुझे खुशी है कि पार्टी के हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने मेहनत भी की है, अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते थे, लेकिन उनको आगे जाके सरकार में उनको निश्चित रूप से सम्मान दिया जाएगा, संगठन में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी चुनौती सर वो लोग हैं जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। उनकी कोई बात हुई है? वो तैयार हुए हैं क्योंकि वो डटे हुए हैं मैदान में, अभी तक मानने को तैयार? जो लोगों ने फॉर्म भरा भी था उनमें अधिकांश लोग अपने फॉर्म पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वापस ले रहे हैं। सर आखिरी सवाल, अभी पुख्ता तौर पे, क्योंकि 2 दिन आपको मंथन करते हुए हो गए हैं, कितने लोग कॉन्क्रीट रूप से आपके पक्ष में जो नॉमिनेशन है वो विड्रॉल करने के लिए तैयार हो गए? फाइनल आंकड़ा? जिनसे भी बात हुई है उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चिंत रहें, वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। तो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया है कि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक और आखिरी समय तक ज्यादातर बागी मान जाएंगे। अब देखना होगा कांग्रेस इस 2 दिन के मंथन और मान मनोबल के बीच कितने बागियों को मना पाती है। अगर जनाधार वाले बागी मैदान में डटे रहते हैं तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भरतपुर दौरे पर हैं। हुड्डा उन बागी कांग्रेस नेताओं को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हुड्डा ने न्यूज 18 राजस्थान से विशेष वार्ता करते हुए कहा कि नाराज कांग्रेसियों को मना लिया जाएगा।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भरतपुर की यात्रा पर हैं। उन कांग्रेसियों को मनाने आए हैं जिनको कि टिकट नहीं मिल पाया है, असंतुष्ट हैं। सर, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है काफ़ी विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उन सबसे बात करेंगे और कोई टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना है। उम्मीदवार काफ़ी होते हैं, हर हल्के से होते हैं, क्योंकि जब पार्टी आती दिखती है सरकार में तो उम्मीदवारों की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन टिकट एक को मिलती है। जिसका टिकट पार्टी ने फैसला किया, सबको एक होकर उसकी मदद करनी चाहिए, पार्टी को कामयाब करना चाहिए। पार्टी व्यक्ति से ऊपर है। सर, जो असंतुष्ट नेता हैं उनका कहना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने हर मीटिंग में कहा है कि पैराशूट को टिकट नहीं देंगे, पैराशूट काट दिया जाएगा। लेकिन कई पैराशूट प्रत्याशी हैं जो 2 महीने पहले शामिल हुए, 3 महीने पहले शामिल हुए, उनको टिकट दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, पैराशूट कोई नहीं है। कोई शामिल हुआ है 2 महीने पहले तो उसकी क्षमता देखी गई है। विनेबिलिटी भी एक पैरामीटर होता है। पहले चर्चा ये थी कि कांग्रेस आ रही है, अब टिकट वितरण के बाद ये आम चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस ने अपने पांव कुल्हाड़ी मार ली है, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस की पक्ष में हवा चली। जब भरतपुर में बता रहा हूँ 8 सीट है यहाँ पर, 8 सीट कांग्रेस और उसके जो अलायंस पार्टनर है वो जीतने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ कहना है कि राजस्थान में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और टिकट वितरण में किसी प्रकार का घालमेल और कोताही नहीं बरती गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। बागियों को मनाने की कवायद में बीजेपी भी जुट गई है। बागियों को मनाने में कोटा से विधायक राजावत ने वापस ले लिया है नामांकन। सीएम राजेश से मुलाकात के बाद ये नाम वापस लिया है। वहीं ज्ञानदेव आहूजा भी आज नाम वापस ले सकते हैं। अमित शाह और सीएम से मुलाकात के बाद आज वो नामांकन अपना वापस ले सकते हैं। तो बीजेपी भी पूरी कवायद में लग गई है बागियों को मनाने में और दावा कर रही है कि कुछ जो नेता हैं वो अपना आज नामांकन वापस ले लेंगे। आज 3 बजे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन चुनावी मैदान में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। कोई नाराजगी नहीं। और इजराज सिंह जी से तो मेरे बरसों पुराने संबंध है राजघराने से, और कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, कार्यकर्ता चाहते थे कि लाडपुरा में फिर चौका लगाए भवानी सिंह का, लेकिन आज भी ये कार्यकर्ता आतुर है लाडपुरा में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने के लिए। मुख्य लोग हैं और उनसे विचार विमर्श किया, चिंतन किया, मनन किया। 3 घंटे के मंथन के बाद सब इस नतीजे पर पहुंचे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, और ये भी उन्होंने कहा कि अब जब सरकार बनेगी तो ज्ञानदेव जी आपको किस जगह बैठाया जाएगा, कैबिनेट दर्जा या क्या दर्जा, आप सीधे मेरे से बात करें, आप जयपुर प्रांत में बात न करें। तो इस बात को जब मैंने समाज के बंधुओं को, अपने हिंदू समाज के बंधुओं को बताया, ये सब भी इस बात से सहमत हुए कि आपने जो निर्णय लेना आप स्वयं लें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीकानेर दौरे पर रहे। यहां शाह ने रोड शो किया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह का स्वागत करने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जगह जगह अमित शाह का पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान अमित शाह एक खुली जीप में सवार होकर लगभग 3 किलोमीटर तक बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। साथ ही स्थानीय नेताओं के साथ लंबी मंत्रणा की और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अनेक तरह के दिशा निर्देश दिए। उसके बाद शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले शाह जयपुर पहुंचे, जहां शाह ने युवा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही युवाओं को जीत का मंत्र दिया। वसुंधरा राजे की प्रशंसा की। साथ ही राहुल गांधी पर अमित शाह ने तंज भी कसा। मित्रों, 18 का चुनाव जो है वो जातिवाद के खिलाफ का चुनाव है। 18 का चुनाव है वो परिवारवाद के खिलाफ चुनाव है। 18 का चुनाव है वो तुष्टीकरण के सामने का चुनाव है। और ये जंग राजस्थान के युवाओं के बगैर जीती नहीं जा सकती। युवाओं ने ये जंग जीतने की शुरुआत 5 साल की सरकार के अंदर वसुंधरा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के हर व्यक्ति को छूने का काम किया। भामाशाह स्वास्थ्य योजना के तहत 24 लाख परिवारों को फायदा मिला।
उज्ज्वला योजना के गैस 32 लाख लोगों को मिले, मुद्रा के लोन 40 लाख लोगों को मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना 13 लाख लोगों को मिला, मोबाइल फोन 50 लाख महिलाओं को मिला, कॉलेज के युवाओं को लैपटॉप मिला, युवतियों को स्कूटी मिली, 11 लाख बेटियों को राजश्री योजनाओं का फायदा मिला, 80 लाख परिवारों में टॉयलेट बनाकर माताओं बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अभी अभी राहुल बाबा को किसी ने सिखा दिया, कोई एनजीओ ने लिखकर दे दिया, हर रोज पढ़ते हैं, हम प्यार में विश्वास करते हैं। अरे राहुल बाबा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देख लो, ये आपके ही नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का देहांत हो गया, उनके मृतदेह को कांग्रेस के कार्यालय रखकर श्रद्धांजलि भी आपने नहीं दी, उनका अग्नि संस्कार भी हैदराबाद में करना पड़ा। आप क्या प्यार की बात करते हो? सीताराम केसरी को जब सोनिया जी को अध्यक्ष बनना था, कांग्रेस कार्यालय से टिंगा टोली कर उठाकर सामान की तरफ बाहर फेंक दिया गया। क्या प्यार की बात करते हो? कि कॉलोनी थी, इसमें चौकीदार बड़ा मजबूत था और चोर बार बार प्रयास करते थे। 40 चोर थे, बारी बारी आकर आए गए, 40 चोर को चौकीदार ने खदेड़ दिया, चोरी नहीं करने दी। तो 40 चोरों ने कहा भाई अपनी तो रोजगारी छिन गई इससे। 40 चोर ध्यान से सुनना, तो सारे चोरों ने गठबंधन बना दिया और सोसाइटी के आगे आ गए, वो कॉलोनी के आगे वो चौकीदार को कहने लगे चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। मगर कॉलोनी के लोगों ने ठीक पहचान लिया, चौकीदार को पदोन्नति दे दी और चोरों को जेल में भेजने का काम कॉलोनी के लोगों ने। राजस्थान के रण में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जयपुर में युवा री बात अमित शाह के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर शाह ने बेरोजगारी, राम मंदिर, 1 रैंक 1 पेंशन समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से युवाओं के सवालों के जवाब दिए। वर्ष 2018 में भारत के छोटे छोटे गांव से हमारी बेटियों और बेटों ने विश्व के बड़े बड़े पदक जीते, राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स में इतिहास रचा। भारत को कैसे और आगे बढ़ाए खेलों में राजस्थान के सभी नौजवान आपसे जानना चाहते हैं। अब जो काम राज्यवर्धन जी ने करना है उसका सवाल वो मुझे पूछ रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा था कि 2025 तक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे कि 125 करोड़ की जनता में से ऐसे खिलाड़ी आगे बढ़े कि ओलंपिक के तालिका में हमारा नाम 1, 2, 3 के अंदर हो और इसकी कार्य योजना बनकर हम आगे बढ़े। खेलो इंडिया हो, सारे खेल संगठनों के अंदर ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, कोच का भत्ता बढ़ाने की बात हो, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बात हो, अच्छे स्टेडियम बनाने की बात हो, सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजी के साथ सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं जोधपुर से सुरभि गोराना BE सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन योजना आपकी सरकार ने लागू की है, तो इन पर सेना कर्मियों की अंत से जुड़े भागों में ऐसे मांगों को लेके, अन्य मांगों को लेके आपकी क्या राय है? 70 साल से सेना के जवान मांगते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन उनको मिले, मगर कांग्रेस ने सिर्फ 500 करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन के लिए रिजर्व कर उनकी मजाक उड़ाई, सेना के जवानों की मजाक उड़ाई। जबकि प्रति साल 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, 500 रुपया रिजर्व किया और वो भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार आने के साथ ही एक ही साल के अंदर हमने सेना के जवानों को 8,800 करोड़ का 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम हमने समाप्त कर दिया। कि राजस्थान में हाल ही में युवाओं की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपनी शिक्षा पूरी करी है और ऐसे कई युवा हैं जो आने वाले समय में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले हैं। तो बढ़ती हुई GDP के साथ ऐसे युवाओं को
एक अच्छा और सार्थक रोजगार दिलाने के लिए भाजपा के पास क्या योजनाएं हैं, इसी के विषय में हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद भैया, अच्छा किया है, सवाल पूछ लिया है। राहुल बाबा का सवाल है, तूने राहुल बाबा का सवाल पूछ लिया, अब राहुल बाबा सुन भी ले जरा जवाब को। मित्रों, जहां तक युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये भावनाओं से नहीं सुधरने वाला है, ना ये भाषणों से सुधरने वाला है, ये देश के अर्थतंत्र के विकास से ही सुधरने वाला है। 3% विकास दर हो गया, औद्योगिक विकास दर में वृद्धि हुई है, रोजगारी मिलेगी या नहीं मिलेगी? देश में 8 करोड़ शौचालय बनाए, इसका सुपरवाइजर, इंजीनियर, कड़िया, उसका सुधार, ये चाहिए या नहीं चाहिए? रोजगारी जहां तक मिलने का सवाल है, वो देश के अर्थतंत्र की गति देकर ही मिल सकती है, और मोदी जी ने एक काम सुपेरे अच्छे तरीके से गुजरात में भी किया है, और यहां पर भी सफलता के साथ 5 साल के अंदर किया है। मैं नंदलाल गुर्जर, मेरा यहाँ मावर मिठाई का व्यवसाय है भिलवाड़ा में। मेरा एक सवाल था आपसे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार प्रतिबद्ध है? अगर प्रतिबद्ध है तो उसके लिए संवैधानिक रूप से क्या कार्रवाई की जाए? सबसे पहले मैं क्लैरिटी कर दूं कि अयोध्या में जहां रामलल्ला विराजमान है, वही स्थान पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, और ये हमारा देश की जनता को वादा है। इसमें 1 इंच भी वापिस आने का कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने आंकड़े को 170 के करीब बताया है। 5 राज्यों में सरकार बनाएगी और बीजेपी की हार हो जाएगी, और राजस्थान में विशेष रूप से तो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। चुनावी जंग में जुबान भी हथियार का काम करती है। जी हां, ये प्रतिपक्षी के हौसले को पस्त करती है और अपने दल में जीत का जोश बढ़ती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद इस बात को बखूबी समझते हैं। तभी जयपुर पहुंचे आजाद ने उम्मीद जताई कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 200 में से 170 सीटों पर जीत हासिल होगी। 5 राज्यों में सरकार बनाएगी और बीजेपी की हार हो जाएगी, और राजस्थान में विशेष रूप से तो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। आप भले ही गुलाम नबी आजाद के चुनाव पूर्व बयान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का जोश फूंकने की कवायद समझ रहे हो, पर आजाद का दावा है कि बीजेपी की नाकामी ने कांग्रेस की जीत की राह आसान बना दी है। और राजस्थान में विशेष रूप से तो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। 5 साल जो मिसरूल रहा है भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में, और करप्शन जो रहा है, उसकी कोई मिसाल हिंदुस्तान में, भारत में मिल नहीं सकती है। वैसे तो दावों का कोई आधार नहीं होता, शायद इसीलिए गुलाम नबी आजाद ने चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत की उम्मीद जताई है। आजाद जानते हैं कि नतीजों ने अगर उनकी उम्मीद पर जीत की मोहर नहीं लगाई तो भी ना कांग्रेस की हार मानी जाएगी, ना उनकी हार मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। निर्वाचन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद भी लोकतंत्र के महापर्व में दिव्यांगों की बड़ी आबादी मताधिकार से वंचित रह गई है। हालांकि निर्वाचन विभाग ने पहली बार दिव्यांग वोटर्स के लिए मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए प्रयास किए हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्य में दिव्यांग आबादी के मुकाबले रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या बेहद कम कही जा सकती है। दिव्यांग के बड़े तबके का अशिक्षित होना है। राज्य निर्वाचन विभाग के बड़े बड़े प्रयासों के बावजूद प्रदेश में 4,35,000 मतदाताओं का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। दिव्यांग वोटर्स बिना किसी असुविधा के मतदान केंद्र तक मतदान कर सके, जिसके लिए निर्वाचन विभाग ने माकूल व्यवस्थाएं भी की है। आइए जानते हैं दिव्यांग वोटर्स की स्थिति। कुल दिव्यांग वोटर्स 15,60,000, रजिस्टर्ड दिव्यांग वोटर्स
4,35,451, लोको मोटर डिसेबल्ड 2,50,351, दृष्टि बाधित 72,862, न सुनने वाले 58,339, अन्य दिव्यांग 53,899। देखिए, अभी लगभग 4,36,000 दिव्यांगों का मतदाता सूची में मार्किंग और फ्लैगिंग का काम जिला निर्वाचन अधिकारियों और EROs के द्वारा किया गया है और उनका भी विभिन्न श्रेणीवार दिव्यांग की कैटेगराइजेशन किया गया है और उनकी सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। फिलहाल विभाग ने दिव्यांग वोटर्स को मतदाता केंद्र तक लाने और मतदान के बाद घर तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की है। NCC और शिक्षा विभाग के स्वयं सेवक दिव्यांग की मदद करेंगे। व्हील चेयर की व्यवस्था भी रहेगी। न्यूज 18 जयपुर के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।